हाय दोस्तों, आज की कहानी है बदन की गर्मी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पर तुम मुझे आज प्यार करने से रोक क्यों रही हो? आज तो हमारी सुहागरात है। 45 साल के रमन ने अपनी नई नवेली बीवी तान्या से कहा। तान्या सिर झुकाए बैठी रही तो एक बार फिर रमन ने अपने होठों को उसकी ओर बढ़ाया तो वह पीछे हटते हुए बोली, नहीं, यह सब अभी नहीं है। मैं आपका साथ नहीं दे सकती। पर क्यों? रमन ने हैरान होकर पूछा। दरअसल मुझे अभी पीर बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ानी है। उससे पहले मैं आपके साथ संबंध नहीं बना सकती। अच्छा तो ठीक है, पर कम से कम गले तो लगा लो। रमन ने अपनी बाहों फैलाते हुए कहा। जी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, कहते हुए तान्या हल्के से शर्मा गई। रमन की पहली बीवी केतकी की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी और उसकी 7 साल की बेटी रिंकी के सिर में काफ़ी चोट आई थी। बेटी की जान तो बच गई, पर सिर पर चोट लगने से उसकी आवाज़ जाती रही। वैसे तो रमन अपनी बीवी की मौत के बाद इतना ज़्यादा गमज़दा हो गया था कि उसे कुछ भी होश नहीं था, पर आस पड़ोस और रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि जो होना था हो चुका, अब अपने आप को संभालो। तुम्हें भले ही एक बीवी की ज़रूरत ना हो, पर तुम्हारी बेटी को अभी भी एक माँ की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। बेटी को एक माँ की ज़रूरत है, यह बात रमन को अच्छी तरह समझ में आ गई थी। इसलिए उसने मैट्रिमोनियल साइटों पर अपने लिए बीवी की खोज शुरू कर दी और जल्द ही उसकी खोज पूरी भी हो गई। जब उसे तान्या का फ़ोन नंबर और दूसरी जानकारी एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिली, रमन ने तान्या से बात की और अपने बारे में बिना कुछ छिपाए सब कुछ बता दिया। तान्या ने भी रमन को अपने बारे में जो बताया वह यह था कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मामा मामी ने ही उसे पाला पोसा है और इस दुनिया में वह और उसका भाई मयूर ही है। रमन ने तान्या के मामा मामी से मिलकर रिश्ता पक्का करने की बात कही तो तान्या ने उसे बताया कि वे दोनों उसके छोटे भाई के साथ मलेशिया घूमने गए हैं। हाँ, तान्या ने अपने भाई मयूर की बात रमन से वीडियो कॉल पर जरूर करवा दी थी और तान्या की दास्ताना सुनकर रमन को काफ़ी अपनापन सा लगने लगा था। कुछ दिनों के बाद तान्या ने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। रमन तान्या जैसी मॉडल और खूबसूरत लड़की पाकर खुश था, क्योंकि तान्या रमन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली लड़की साबित हुई। उसने जल्द ही रमन के बिजनेस में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था और समय समय पर बेबाकी से रमन को अपनी राय दिया करती, जिस पर रमन अमल भी करता था। तान्या ने रमन की मदद करने के नाम पर उसके बैंक की डिटेल्स और खातों के बारे में जानकारी भी ले ली थी। एक दिन तान्या ने रमन को बताया कि उसका भाई मयूर आने वाला है, इसलिए उसे मयूर को रिसीव करने बस स्टैंड जाना होगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद मयूर, तान्या और रमन एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। इस दौरान रमन की आंखें यह देखकर बार बार भर आ रही थी कि अपने भाई मयूर के आने की खुशी और उसकी खिदमत करने के बीच में भी तान्या उसकी बेटी रिंकी का बार बार ध्यान रख रही थी। रमन ने यह भी महसूस किया था कि तान्या और मयूर दोनों एक दूसरे की भावनाओं की काफ़ी कद्र करते हैं और उनके मन में प्रेम और आदर का भाव भी है। पहली पत्नी की मौत के बाद रमन ने औरत के शरीर का सुख नहीं जाना था और तान्या ने अब भी मन्नत के नाम पर रमन से शारीरिक दूरी बना रखी थी। अब यह दूरी मयूर के आ जाने से और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन जब रमन शाम को मयूर से मिलने उसके कमरे में
गया तो रमन ने देखा कि मयूर मोबाइल फ़ोन पर किसी लड़की से वीडियो कॉल कर रहा था। रमन को यह समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की मयूर की गर्लफ्रेंड है। रमन ने वहां से हट जाना ही उचित समझा, पर मयूर ने उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया। इतना ही नहीं, मयूर ने अपनी गर्लफ्रेंड से अपने जीजा जी की बात भी कराई। वीडियो कॉल खत्म करने के बाद मयूर रमन से मुखातिब हुआ और पूछा, जीजा जी लड़की कैसी लगी? बहुत सुंदर है, रमन ने कहा। दरअसल एक बात मैं दीदी से कहने में हिचकिचा रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड नमिता अभी नई नई दिल्ली में आई है और उसके पास रहने के लिए कोई अच्छी और महफूज जगह नहीं है। आप कहे तो मैं उसे यहीं ले आऊं। अरे हाँ, क्यों नहीं। मयूर ने यह बात कुछ इस अंदाज में कही थी कि रमन उसे मना नहीं कर पाया और उसने नमिता को घर लाने की इजाज़त दे दी। मयूर नमिता को घर ले आया था। 3 कमरों का यह मकान, जहाँ कुछ दिनों पहले तक एक खामोशी छाई रहती थी, वहाँ आज कितनी चहल पहल थी। यह देखकर रमन बहुत खुश था और यही खुशी उसे अपनी बेटी रिंकी के चेहरे पर भी दिखाई देती थी जब वह नमिता के साथ खेलती थी। नमिता, रिंकी और तान्या एक कमरे में सोते थे, जबकि मयूर और रमन दूसरे कमरे में। घर के कामों में तो नमिता का जवाब नहीं था। वह तान्या से भी कुशल थी, चाहे रमन को सेविंग किट देनी हो या फिर गाड़ी की चाबी, हर समय नमिता ही तैयार रहती थी। रमन ने तान्या से कहा भी कि तुमसे पहले मेरी आवाज़ तो नमिता सुन ही लेती है। इस पर तान्या सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। रमन और नमिता के बीच नज़दीकियां बढ़ रही है, ऐसा ही कुछ एहसास होने लगा था तान्या को। क्या बात है, आजकल नमिता तुम्हारे आसपास ही घूमती रहती है, कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है? तान्या ने शरारती लहजे में पूछा। हाँ भाई, क्यों नहीं। नमिता जैसी खूबसूरत जैसी लड़की से कौन नहीं इश्क करना चाहेगा। बदले में रमन ने भी चुटकी ली और दोनों हंसने लगे। एक दिन रमन ऑफिस में काम कर रहा था कि तान्या का फ़ोन आया। रिंकी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जल्दी से घर आ जाओ। रमन सारा कामकाज छोड़कर जल्दी से घर पहुंचा तो उसने देखा कि रिंकी तो आराम से नमिता के साथ बैठी खेल रही थी। पर मुझे तो तान्या ने फ़ोन किया था कि रिंकी की तबीयत खराब है। रमन ने नमिता से कहा। जी, और इसलिए हम लोग रिंकी को लेकर डॉक्टर को दिखा भी ले आए। एक इंजेक्शन लगा है और तब से रिंकी को आराम भी हो गया है। दीदी और मयूर पास वाले मेडिकल स्टोर से दवा लाने गए हैं। नमिता ने रमन को बताया। आप थके थके से लगते हैं, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। यह कहकर नमिता चाय बनाने चली गई और रमन अपनी बेटी को खेलता देखकर खुश होता हुआ सोफे पर पसर गया। नमिता चाय लेकर आई थी। चाय पीते ही रमन को नींद सी आने लगी और वह सोफे पर सो गया। वह कितनी देर सोया होगा उसे कुछ होश नहीं था, पर जब उसकी आंख खुली तो उसके शरीर के सभी कपड़े गायब थे और नमिता भी तकरीबन बिना कपड़ों के बैठी हुई रो रही थी। दूसरी तरफ मयूर बैठा हुआ था। यह सब क्या है नमिता? पूछता हुआ परेशान था रमन। मेरी इज्जत लुटने के बाद यह सवाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नमिता की आंखों में शोले उबल रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? रमन चीखा। मतलब साफ है जीजा जी, आपने नमिता को अकेला पाकर उसकी इज्जत लूट ली है और यह रहा इसका सबूत। यह कहकर मयूर ने अपना मोबाइल फ़ोन रमन की आंखों के सामने घुमाया तो उसे देखकर रमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मोबाइल फ़ोन की तस्वीरों में रमन नंगी हालत में नमिता पर छाया हुआ नजर आ रहा था। कुछ इसी तरह की और तस्वीरें भी थी जिनसे साफ हो रहा था कि नमिता का रेप रमन ने किया है। अब हम क्या करेंगे?
किसको मुंह दिखाएंगे। मैं दीदी और रिंकी को बुलाकर लाती हूँ और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ ताकि आपकी सच्चाई सबको पता चल सके। गुस्से में भरा मयूर बाहर की ओर लपका तो रमन ने मयूर को पकड़ लिया। नहीं नहीं, बाहर किसी को यह सब मत बताओ। पर मयूर तो गुस्से से उबाल रहा था। वह नम्रता को इंसाफ दिलाने की बात करने लगा। रमन को अपनी बदनामी का डर सताने लगा था। रमन का मन तो एक पिता का था पर दिमाग एक बिजनेसमैन का था। इसलिए उसने जल्दी ही मयूर से विनती की कि वह यह बात तान्या और रिंकी से ना कहे और ना ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाले। मयूर तो इसी ताक में था। उसने कहा कि नम्रता को इस घटना से बहुत सदमा लगा है। उसका इलाज कराने के नाम पर उसने फौरन ही 30 लाख रुपए की मांग कर दी। पर ये तो बहुत ज़्यादा है, रमन बोला। आपकी इज्जत से ज़्यादा तो नहीं है, मयूर ने कहा। पर वादा करो कि तस्वीरें तुम तान्या को नहीं दिखाओगे। रमन ने कहा, आपके सामने ही डिलीट कर देंगे और हम यहाँ से चले भी जाएंगे, पर पैसा मिलने के बाद। मयूर बोला। रमन तुरंत ही पैसों का इंतजाम करने में जुट गया और मयूर के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करते ही उससे तस्वीरों को डिलीट करने को कहा। मयूर ने भी उन तस्वीरों को उसी के सामने डिलीट कर दिया। हालांकि रमन के काफ़ी पैसे इस डिलीट में चले गए थे, फिर भी उसे चैन की सांस मिली कि कम से कम उसकी बीवी और बेटी को इस कांड की भनक नहीं लगी थी। मयूर और नम्रता रमन के घर से जा चुके थे और घर की रौनक फिर से लौट आई थी। तान्या अब भी रिंकी का ध्यान रख रही थी। यह देखकर रमन को सुकून मिला था। खाना खाकर रमन जल्दी ही सो गया था, पर रात में प्यास लगने के चलते अचानक उसकी आंखें खुली। रसोई घर में जाते समय उसके कानों में आवाज़ पड़ी। यह तान्या के हंसने की आवाज़ थी। तान्या फोन पर बोल रही थी, तुम चिंता मत करो नम्रता, अभी तो सिर्फ तुमने ही 30 लाख झटके हैं। इस रमन नाम के बेवकूफ़ आदमी से अभी देखो मैं भी ड्रामा फैलाकर इसे और ठगती हूँ। और फिर तेरे बदन की गर्मी भी तो मुझे बहुत दिनों से नहीं मिली है। जब तुझसे मिलूंगी तो सारी कसर निकाल लूंगी। ये बातें सुनकर रमन सन्न रह गया था। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह भयंकर ठगी का शिकार हो गया है। पर रमन के पास इन सब बातों के लिए कोई सबूत नहीं था और अगर वह तान्या से कुछ कहता तो मामला बिगड़ सकता था। इसलिए वह मन ही मन उससे निपटने का प्लान बनाने लगा। अगले दिन जब तान्या बाथरूम में नहाने के लिए घुसी, उसी समय रमन ने तान्या का लैपटॉप खोला और उसकी छानबीन करने लगा। लैपटॉप को खंगालना आसान नहीं था, पर फिर भी रमन को काफ़ी जानकारी मिल गई, जिससे यह पता चल गया कि तान्या, नम्रता और मयूर का एक गैंग है जो विदुर बड़ी उम्र के पैसे वालों और कुंवारे लड़कों को मैट्रिमोनियल साइट पर खोजकर उनसे मेलजोल बढ़ाते हैं और फिर मयूर, नम्रता और तान्या ठीक उसी तरह से लोगों को भी ठगते हैं जिस तरह से उन्होंने रमन को ठगा था। लैपटॉप पर नम्रता और तान्या के कुछ ऐसे वीडियो थे जिनसे यह पता चलता था कि वे दोनों समलैंगिक हैं। तो इसलिए तान्या को मेरे साथ सेक्स करने से परहेज था। कहते हुए रमन का माथा ठनक गया था। रमन ने इस सारी चीज़ों की जानकारी पुलिस को दे दी, जिस पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी थी। फिर अचानक एक दिन जैसे ज्वालामुखी फटने का नाटक शुरू कर दिया तान्या ने। उसने मोबाइल फ़ोन पर रमन और नम्रता की वही तस्वीरें रमन को दिखाई और बोली, आप जैसे मर्द जो दूसरी लड़कियों को देखकर लार गिराते हैं को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रेप कर दिया आपने इस बेचारी का, तभी तो मयूर और नम्रता रातों रात मुझसे बिना मिले ही चले गए। क्या होगा अगर रिंकी को यह सब पता चल जाए तो?
मुझे आज ही तुमसे तलाक चाहिए। तान्या की आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। रिंकी को कुछ मत बताना, नहीं तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रमन ने गिड़गिड़ाने की एक्टिंग की। ठीक है, मैं अपने वकील से तुम्हारी बात कराती हूँ, वह तुम्हें तलाक का सारा खर्चा बता देगा। यह कहकर तान्या ने अपने वकील का नंबर डायल किया। वकील ने रमन को समझाया कि अपनी बीवी को तलाक देने में उसका बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि सारे सबूत रमन के खिलाफ है और फिर गुजारा भत्ता भी देना होगा। इसलिए बेहतर है कि वह कोर्ट के बाहर ही तान्या से समझौता कर ले। वकील की आवाज़ सुनकर रमन यह जान गया था कि फ़ोन पर कोई वकील नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ को बदलकर मयूर ही बोल रहा था। रमन ने तान्या से कोर्ट के बाहर समझौता करने की बात कही तो तान्या ने पूरे 5 लाख रुपए लेकर मामला रफा दफा करने की बात कर दी। ठीक है, तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा, पर रिंकी को कुछ मत बताना, रमन ने कहा। रमन कमरे में आकर सोने का नाटक करने लगा, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह किसी भी तरह से इस गैंग का पर्दाफाश करना चाहता था, पर इस शातिर गैंग से कैसे पार पाना है, इसी के ताने बाने में रमन रात भर डूबा रहा। अगली सुबह रमन ने तान्या को अपने साथ बाहर चलने को कहा और सीधा आर्य समाज मंदिर ले गया, जहां पर नम्रता एक लड़के के साथ शादी रचाने जा रही थी। रमन ने तान्या का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था ताकि वह वहां से भाग ना सके। अरे दोस्त, इस दुल्हन से तुम किसी मैट्रिमोनियल साइट पर मिले होंगे, रमन ने दूल्हे के से सीधे सवाल किया। पर आप कौन हैं और ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उस लड़के ने पूछा। मैं कौन हूँ यह खास बात नहीं है, बल्कि इस समय तुम्हारा यह जानना जरूरी है कि तुम इस समय एक ठग दुल्हन के गैंग के शिकंजे में फंसने वाले हो। कहते हुए रमन ने आप बीती सुनानी शुरू कर दी। ये लड़कियां जो असल में लेस्बियन हैं, इस मयूर नाम के लड़के के साथ मिलकर मैट्रिमोनियल साइट पर मौजूद मर्दों से शादी करके उन्हें अपना शिकार बनाती हैं, पति पर रेप करने का आरोप लगाती हैं, उसे बेहोश करके उसका फर्जी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती हैं। रमन बोले जा रहा था, जबकि अपनी पोल खुलते देखकर मयूर, तान्या और नम्रता ने वहां से भागने की कोशिश की। रमन द्वारा बुलाए जाने के चलते वहां पहले से ही मौजूद पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। इस घटना से रमन को इतना तगड़ा झटका लगा कि उसने फिर से शादी न करने की कसम खाई और अपनी बेटी रिंकी का खुद ही ध्यान रखने का फैसला किया। रमन ने अपने साथ हुई ठगी को सोशल मीडिया और लोकल अखबारों में भी छपवाया ताकि लोग ठगी और ब्लैकमेलिंग के इस तरह से फर्जी प्रेम जाल से बच सकें।